हेलो। मैं सुनील बोल रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। इसमें मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक्स को ऐड करता रहता हूँ। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और नए नए टॉपिक्स आपको इसमें मिलते रहेंगे। तो मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। सब्सक्राइब करते रहिए। आज का टॉपिक देखिए क्या है। आज का टॉपिक है स्ट्रेन गेज। हिंदी में इसको बोलते हैं विकृति मापी। इसका दूसरा नाम है रेसिस्टेंस स्ट्रेन गेज। ठीक है। तो पहले हम देखें नाम, जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि स्ट्रेन गेज है। तो स्ट्रेन गेज में क्या करता है, ये विकृति को मापता है, यानी स्ट्रेन को मापता है। तो थोड़ा सा पहले हम स्ट्रेन के बारे में देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम थोड़ा सा स्ट्रेन के बारे में देखते हैं कि स्ट्रेन होती क्या है। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको पता है, अगर इस डायग्राम को आप देखें तो वैसे जो स्ट्रेस है वो क्या होती है। जब हम किसी बॉडी के ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाते हैं, तो जैसा कि हमें पता है कि कोई बॉडी जो होती है वो किसी ना किसी मटेरियल की बनी हुई होती है। अब क्योंकि ये जो बॉडी है वो किसी ना किसी मटेरियल की बनी हुई है, तो वो ये बॉडी क्या करेगी, जब इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है तो वो इस एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करेगी, यानी इसका विरोध करेगी। तो विरोध कैसे करेगी, विपरीत दिशा में। जैसे कि सबसे पहले हम लेते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस के केस में हम क्या देखते हैं कि यदि हम दो इक्वल एंड अपोजिट पुल फोर्स लगाएं, तो इसमें क्या होगा कि किसी बॉडी के ऊपर हम लगा रहे हैं इनको, तो ये जो बॉडी है वो किसी ना किसी मटेरियल की बनी हुई है। तो जो बॉडी का मटेरियल है वो इन दोनों फोर्सेस को अपोज करेगा, यानी विरोध करेगा। तो इस बॉडी के मटेरियल के अंदर विपरीत दिशा में, यानी इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स, यानी आंतरिक विरोधी बल उत्पन्न होगा। प्रतिरोधी बल, आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न होगा। तो ये जो आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न हो रहा है, ये पर यूनिट एरिया अगर हम इसको निकाल लें, ए लाइन में स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या होगी, इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये जो इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स है पर यूनिट एरिया, यानी आंतरिक प्रतिबल, आंतरिक प्रतिरोधी बल पर यूनिट एरिया, यानी एक यूनिट एरिया यानी एकांक क्षेत्रफल पर हम इसको निकालें तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस की जो एरो हैं वो एक दूसरे की तरफ होते हैं। इसी तरीके से जब हम किसी वस्तु के ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस लगाते हैं तो लंबाई जो होती है वस्तु की वो एल बढ़ जाती है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है ए वो घट जाता है। ठीक है। तो ये हमें पता है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, एल जो है वो लेंथ है इस बॉडी की, और ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। पहले वाले डायग्राम में आप क्या देख रहे हो कि पहले बॉडी की लेंथ L1 है, दूसरे वाले डायग्राम में जो बॉडी की लेंथ है वो L2 है, यानी L2 इज़ ग्रेटर देन L1। और ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। पहले वाले डायग्राम में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A1 है, दूसरे वाले जो डायग्राम में क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A2 है। तो A2 इज़ लेस देन A1। इसी तरीके से अब हम कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करेंगे। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेस में हम क्या करते हैं कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट पुश फोर्स लगाते हैं, तो ये जो बॉडी है वो किसी न किसी मटेरियल की बनी हुई होती है, जैसा कि हम जानते हैं। तो ये जो बॉडी है वो इन फोर्सेस को अपोज करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस को अपोज करेगी, तो इसमें जो बॉडी के अंदर जो इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी जो स्ट्रेस क्रिएट होगी, उसका जो एरोज़ की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड्स होगी। तो मान लीजिए एक बॉडी है, उसकी लेंथ, इनिशियल लेंथ L1 है, और आफ्टर कंप्रेशन करने के बाद लेंथ जो है वो L2 है। तो आप यहाँ में देख सकते हैं कि L2 इज़ लेस देन L1, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो बढ़ जाएगा, यानी A2 इज़ ग्रेटर देन A1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस की, यानी इस तरह से देखिए
टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या अंतर है? टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस में अंतर है कि टेंसाइल स्ट्रेस में जो हम फोर्स लगाते हैं वो टेंसाइल फोर्स होता है, यानी कि इसमें हम पुल फोर्स लगाते हैं, और कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होती है उसमें हम कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, यानी कि उसमें हम पुश फोर्स लगाते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन जो है वो क्या होती है? स्ट्रेन जो है, सबसे पहले स्ट्रेन में हम कई तरह की होती है, लेकिन सबसे पहले हम लेते हैं इसमें जनरली लीनियर स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात करें हम, तो इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है E बराबर डेल्टा एल अपॉन एल। तो E बराबर डेल्टा एल अपॉन एल जो होता है उसमें दैट इज़ इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी डेल्टा एल जो है वो चेंज इन लेंथ है और एल जो है वो ओरिजिनल लेंथ है। तो स्ट्रेन, ये हमारा स्ट्रेन की डेफिनीशन है। अब हम जो एक छोटा सा और कंसेप्ट पढ़ेंगे इसमें हम लेटरल स्ट्रेन का, कि लेटरल स्ट्रेन क्या होती है। लेटरल स्ट्रेन को समझने के लिए हमें पॉइजन्स रेशियो आपको पता ही है, तो पॉइजन्स रेशियो जो होता है वो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल और लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, अगर हमें पॉइजन्स रेशियो पता है और लीनियर स्ट्रेन पता है तो हम लेटरल स्ट्रेन निकाल सकते हैं। देखिए, लीनियर स्ट्रेन जो होती है वो लेंथ में होती है, जो एक्सिस के अलोंग होती है, और जो लेटरल स्ट्रेन होती है वो अदर देन लेंथ, यानी कि जैसे ये एक आप डायग्राम देख रहे हो, ए रोड ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो इसमें जो एल के अलावा जो डायमेंशन है, यानी बी और एच, यानी बी मतलब कि इसकी चौड़ाई यानी कि विड्थ, और एच मतलब इसकी हाइट या मोटाई या थिकनेस एच। तो बी और एच जो होंगी वो उसमें जो स्ट्रेन होगी उसको हम लेटरल स्ट्रेन बोलेंगे, और एल में जो स्ट्रेन होगी उसको हम लीनियर स्ट्रेन बोलेंगे। तो ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोई भी स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें लीनियर स्ट्रेन पता है तो हम लेटरल स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो लीनियर स्ट्रेन जनरली हम एक्सिस की डायरेक्शन में लिखते हैं, एक्सिस के परपेंडिकुलर या और जो डायरेक्शंस होती हैं उसमें जो हम स्ट्रेन लेते हैं उसको हम लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं। इसी तरीके से एक एग्जांपल मैंने और दिया है आपको सिलेंडर का। तो सिलेंडर के केस में अगर आप देखें कि एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ एल है और डायमीटर डी है, तो इसमें भी जो लेटरल स्ट्रेन होगी वो डायमीटर में होगी, वाई और जेड दोनों एक्सिस में, और जो लीनियर स्ट्रेन होगी वो मान लीजिए एक्स एक्सिस में है। मान लीजिए लीनियर स्ट्रेन एक्स एक्सिस में है और जो इसकी जो लेटरल स्ट्रेन है वाई और जेड में वो दोनों बराबर होगी क्योंकि डायमीटर है। ठीक है। पहले वाले केस में जैसे लीनियर स्ट्रेन है वो एक्स डायरेक्शन में अगर हम ले रहे हैं तो वाई डायरेक्शन में मान लीजिए बी है और जेड डायरेक्शन में मान लीजिए एच है। तो इस तरीके से हम इसमें देखते हैं। अगर हमें लेटरल स्ट्रेन पता लग जाती है तो अब हम देखिए, इसमें मैंने एक फार्मूला लिख रखा है कैलकुलेशन ऑफ बी और एच और डी। बी मतलब इसकी विड्थ, एच मतलब हाइट और डी मतलब डायमीटर। मतलब अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर ए रोड ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो उसमें बी और एच निकालते हैं, और सिलेंडर है तो उसमें हम डी कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे पास कोई कोई बॉडी है उसके ऊपर हम टेंसाइल स्ट्रेस लगाते हैं तो देखिए एल, उसकी एल अगर, तो क्या होगा, एल जो है वो इंक्रीज़ होगी, बी जो है वो डिक्रीज़ होगी, एच जो है वो डिक्रीज़ होगी, और डी डायमीटर जो है वो डिक्रीज़ होगा। अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाते हैं किसी बॉडी के ऊपर तो एल डिक्रीज़ होगी, बी इंक्रीज़ होगा, एच इंक्रीज़ होगा और डी भी इंक्रीज़ होगा। यानी एल क्या है, लेंथ, बी क्या है, विड्थ, एच क्या है, हाइट, डी क्या है, डायमीटर। एल बी एच तो होगा, किसके केस में होगा एल बी एच? एल बी एच होगा इन केस ऑफ ए रॉड ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, और डी जो होगा किसी केस में होगा, सिलेंडर के केस में होगा। तो ये जनरल मैंने आपको बताया, थोड़ा सा हम रिफ्रेश कर लिया हमने माइंड को कि स्ट्रेन गेज को पढ़ने से पहले थोड़ा सा स्ट्रेन के बारे में हमें पता लग जाना चाहिए कि स्ट्रेन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। अब हमारा जो स्ट्रेन गेज है उसका जो कंसेप्ट है, उसका कंसेप्ट देखिए वो क्या है। उसका जो कंसेप्ट है वो सिंपल कंसेप्ट है, वो ये कह रहा है कि R इजिकल टू रो एल अपॉन ए होता है फार्मूला। तो R इजिकल टू रो एल अपॉन ए जो फार्मूला है, इसमें R जो है वो रेसिस्टेंस है, रो जो है वो रेसिस्टिविटी है, एल जो है वो लेंथ है, ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। देखिए, जो रेसिस्टिविटी रो है वो कांस्टेंट होती है, इसमें एल और ए चेंज होगा। ठीक है। ओम्स लॉ का भी हम इसमें प्रयोग करेंगे। ओम्स लॉ का क्या है फार्मूला, V इजिकल टू आई आर होता है। तो I इजिकल टू वी अपॉन आर होता है, यानी I जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के।
अब मान लीजिए किसी बॉडी के ऊपर हम टेंसाइल स्ट्रेस लगाते हैं तो उसमें क्या होगा, उस बॉडी की लेंथ बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका घटेगा। तो ये जो हमारा फार्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो आर की वैल्यू जो है, रेसिस्टेंस आर की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा हमारा फार्मूला है आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो करंट आई की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। हमें ये पता है कि विकृति जो होती है वो रेसिस्टेंस में चेंज यानी प्रतिरोध में परिवर्तन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। विकृति मतलब स्ट्रेन। देखिए एक फार्मूला है इसमें हमारे पास, इसका हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, फार्मूला आपको याद रखना है डायरेक्ट। तो K इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो डेल्टा एल अपॉन एल जो है वो लीनियर स्ट्रेन है, तो उसको हम स्मॉल ई से लिख रहे हैं अगर, तो K इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन ई। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा आर अपॉन के। तो के जो होता है यहाँ पर गेज फैक्टर कहलाता है। गेज फैक्टर जितना ज़्यादा होगा, सेंसिटिविटी जो स्ट्रेन गेज है उसकी जो सुग्राह्यता है वो उतनी ही ज़्यादा होगी, उतना ही अच्छे इसमें रिजल्ट आएंगे, उतने ही प्रिसाइज रिजल्ट आएंगे। तो इसमें मतलब हमारा ये हुआ कहने का कि जो ये आप देख रहे हैं ये के की वैल्यू यहाँ पर है, तो यही कंसेप्ट हमें इसमें लगाना है। यानी कि अगर हम टेंसाइल स्ट्रेस लगाएंगे तो एल में एल इंक्रीज़ होगा, ए डिक्रीज़ होगा, आर इंक्रीज़ होगा। तो आर इंक्रीज़ होगा इसका मतलब स्ट्रेन स्ट्रेन क्या होगी, स्ट्रेन भी इंक्रीज़ होगी। इसमें जो फार्मूला हमें लगाना है, तो यहाँ पे हमें जो फार्मूला लगाते हैं वो फार्मूला है ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन के। तो इस तरीके से हम इसमें इसके द्वारा हम यहाँ पर ये सब चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यानी कि इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि जो अगर लेंथ में जो परिवर्तन आता है उसी के अकॉर्डिंग रेसिस्टेंस में परिवर्तन आता है। और अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएं किसी बॉडी के ऊपर तो एल डिक्रीज़ होगी, ए इंक्रीज़ होगा और रेसिस्टेंस आर यानी लेंथ डिक्रीज़ होती है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इंक्रीज़ होगा। दोबारा सुन लीजिए, अगर हम किसी बॉडी के ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाते हैं तो उस बॉडी की लेंथ डिक्रीज़ होती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज़ होता है और उस बॉडी पे जो रेसिस्टेंस का फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए से आर जो है वो डिक्रीज़ होता है और करंट की वैल्यू जो है वो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर से इंक्रीज़ होती है। यानी विकृति स्ट्रेन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आर। तो इस तरीके से हम स्ट्रेन को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, यानी कि जब किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगाने से बॉडी के अंदर क्या होगा, स्ट्रेस क्रिएट होगी। जब बॉडी के अंदर स्ट्रेस क्रिएट होगी तो उस बॉडी के अंदर जो है फिर स्ट्रेन डेवलप होगी। तो स्ट्रेन जो है वो टेंसाइल स्ट्रेन हो सकती है, कंप्रेसिव स्ट्रेन हो सकती है। जब स्ट्रेन डेवलप होगी तो उस स्ट्रेन को ही हमें मेज़र करना है, समझ गए ना। जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो मान लीजिए टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेन डेवलप हो रही है। जब टेंसाइल स्ट्रेन डेवलप हो रही है तो उसी के अकॉर्डिंगली रेसिस्टेंस में चेंज आएगा। जो रेसिस्टेंस में चेंज आएगा, जो परिवर्तन आएगा, उस परिवर्तन को ही हम मेज़र कर लेते हैं। तो इससे हम स्ट्रेन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलिब्रेशन जो करते हैं हम स्ट्रेन गेज का, अंशांकन बोलते हैं कैलिब्रेशन को हिंदी में, वो डिस्प्लेसमेंट फोर्स या प्रेशर के रूप में करते हैं, यानी विस्थापन बल या दाब के रूप में करते हैं। अब हम देखिए, ये मैंने आपको बताया। अब स्ट्रेन गेज हम चिल्ला रहे हैं तो स्ट्रेन गेज का डायग्राम हम क्या है, ये देखिए ये स्ट्रेन गेज का 3D डायग्राम है। इस स्ट्रेन गेज के 3D डायग्राम को आप देखें तो इसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल वायर होता है, कॉन्स्टेंटन मेटल का होता है, कॉन्स्टेंटन मेटल होता है, कॉन्स्टेंटन मेटल होता है, उसका एक वायर होता है। उस वायर को लूप बना लेते हैं, लूप बना के जो है उसमें लीड निकाल लेते हैं। लीड निकालने के बाद जो है उसको हम इस तरीके से बना लेते हैं। तो ये जो हमने इसको इस तरीके से बनाते हैं और इसमें ये जो लीड लगाते हैं तो इसमें ये जो पिन लगे हुए हैं, तो पिन जो है वो क्या करते हैं, पिन जो है वो जो तार होता है ना, तार की लंबाई को आरोपित प्रतिबल की दिशा में बढ़ा देते हैं, जिससे कि स्ट्रेन गेज की सुग्राह्यता में वृद्धि हो जाती है। ये काम होता है। फिर जो है ये जो लूप बनाया है, इस लूप को हम क्या करते हैं, जैसे मान लो पेपर ले लो या कोई सेलुलाइड स्ट्रिप हो गई, सेलुलाइड का पेपर हो गया, ठीक है। तो मान लो पेपर है, सिंपल पेपर लिया, पेपर पे इसको हमने चिपका दिया, पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद दूसरा उसके ऊपर पेपर रख दिया, उसको बंद कर लिया।
और उसमें ये लीड निकाल लेते हैं पास। इस लीड को वहाँ से ज्वाइन कर देते हैं जहाँ पे स्ट्रेन हमें मेज़र करनी होती है। देखिए दूसरा डायग्राम और देखिए, ये सिंपल डायग्राम है, ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट डायग्राम है। तो अगर इस वाले डायग्राम को आप देखें तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है क्वार्टर ब्रिज स्ट्रेन सर्किट, यानी इसमें क्या है कि जो हमारा ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट होता है उसमें 4 रेसिस्टेंस होते हैं, R1 R2 R3 R4। इसमें क्या है कि R1 R2 R3 में तो रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, एक R4 में हमने स्ट्रेन गेज लगा दिया। तो ये है क्वार्टर, यानी चारों में भी हम चाहे तो चारों में हम स्ट्रेन गेज लगा सकते हैं। जैसे ये देखिए ये फुल है, तो ये क्या है कि फुल ब्रिज स्ट्रेन गेज सर्किट है, इसमें चारों रेसिस्टेंस में स्ट्रेन गेज लगे हुए हैं, स्ट्रेन गेज 1, स्ट्रेन गेज 2, स्ट्रेन गेज 3, स्ट्रेन गेज 4। तो स्ट्रेन गेज 1 में ये दिखा रहा है हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेस, स्ट्रेन गेज 2 में टेंसाइल स्ट्रेस, स्ट्रेन गेज 3 में जो दिखा रहा है ये कंप्रेसिव स्ट्रेस, स्ट्रेन गेज 4 में दिखा रहा है ये टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये इस तरीके का है डायग्राम, सिंपल डायग्राम है। अब देखिए ये प्रैक्टिकल डायग्राम है, जैसे ये कैंटिलीवर बीम है, इस कैंटिलीवर बीम में फोर्स पी लग रहा है, पॉइंट लोड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर एक यहाँ पे स्ट्रेन गेज लगा रखा है। तो इस तरीके से हम इसमें जो स्ट्रेन डेवलप होगी उस स्ट्रेन को हम मेज़र कर सकते हैं। कैसे मेज़र कर सकते हैं स्ट्रेन को? अगर देखिए जैसे यहाँ पर मान लीजिए इसमें मान लीजिए जो स्ट्रेस लगेगी उस स्ट्रेस के अकॉर्डिंग स्ट्रेन जनरेट होगी। जब स्ट्रेन जनरेट होगी तो इसकी लंबाई में परिवर्तन आएगा, ठीक है ना। तो लंबाई में जो परिवर्तन आएगा तो उससे हम स्ट्रेन जो डेवलप होगी तो उससे रेसिस्टेंस में परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो रेसिस्टेंस में जो परिवर्तन आएगा उस रेसिस्टेंस में परिवर्तन को ही हम एक व्हीटस्टोन सर्किट ब्रिज से मेज़र कर लेते हैं, जो डिफ्लेक्शन आता है। तो बस यही करना होता है, इसमें सिंपल है, ठीक है। तो ये इसमें हमें करना है। और देखिए इसका और हम इसमें डायग्राम देख सकते हैं, देखिए ये रहा। तो ये सिंपल हमने डायग्राम दिखा रखा है। R3 ये रेसिस्टेंस है, R4 की जगह स्ट्रेन गेज लगा दिया है। तो प्रेशर फोर्स लग रहे हैं तो उसको हम इसके द्वारा मेज़र, देखो टेंसाइल फोर्स लगेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेन बनेगी, कंप्रेसिव फोर्स लगेंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेन बनेगी। स्ट्रेन बनेगी तो क्या होगा, रेसिस्टेंस में परिवर्तन आएगा, उस रेसिस्टेंस में परिवर्तन को मेज़र कर लेंगे तो हम जो है क्या कर सकते हैं, स्ट्रेन को मेज़र कर सकते हैं। देखो सिंपल लाइन डायग्राम बताया था ना मैंने, देखो ये रहा। जब हम किसी बॉडी के ऊपर मान लो टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहे हैं तो उसकी जो लेंथ है वो बढ़ेगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा, रेसिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा। रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो इस रेसिस्टेंस को मेजर करना है बस। विकृति इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आर। रेसिस्टेंस पता लग गया तो विकृति पता लग गई, आपको स्ट्रेन पता लग गई, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल इसमें है। इसके अलावा हम जो हैं सिंपल इसकी थोड़ी सी इसकी पहले तो देखिए सिद्धांत आपने इसमें देख ही लिया है, बता ही दिया है मैंने आपको कि ये जो है एक पैसिव ट्रांसड्यूसर होता है। देखिए पैसिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है? पैसिव ट्रांसड्यूसर वो होता है इलेक्ट्रिक सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि इसमें इसको चलाने के लिए हमें एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ये निष्क्रिय ट्रांसड्यूसर है, पैसिव ट्रांसड्यूसर। एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत पड़ती है इसलिए पैसिव है। अगर एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती तो क्या हो जाता, एक्टिव। तो क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रिक करंट की बाहर से एक्सटर्नल पावर की, तो ये पैसिव ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ ये देखिए पढ़ लीजिए। इस ट्रांसड्यूसर में किसी तार पर लगने वाले बल से तार में उत्पन्न स्ट्रेन के कारण तार के प्रतिरोध में जो रिलेटिव चेंज आता है उसी को हम मापते हैं और उससे हम विकृति को मेज़र कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कैसा होता है इसका? देखिए कंस्ट्रक्शन जो होता है इसमें एक कांस्टेंट तार होता है, उसके कुछ लूप लगे रहते हैं। इन लूपों को एक लचकदार प्लेट यानी फ्लेक्सिबल प्लेट पे लगाया जाता है, फिर उसे एक चैम्बर से जोड़ दिया जाता है जिस पर प्रतिबल तार में लगे हेयर पिन लूपिंग आरोपित बल की दिशा में इसकी लंबाई को बढ़ा देती है, जिस कारण स्ट्रेन गेज की सुग्राह्यता में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कैसे अगर हम टेंसाइल स्ट्रेस लगाएंगे तो क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएंगे तो क्या होगा। गेज फैक्टर पा जाते हैं थोड़ा सा। गेज फैक्टर क्या होता है? गेज फैक्टर के लिए K इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन आर अपॉन माइनस डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये गेज फैक्टर है। गेज फैक्टर जो है जितना ज़्यादा होता है स्ट्रेन उतनी ही अधिक होती है। एक निश्चित विकृति के लिए स्ट्रेन गेज में उत्पन्न
प्रतिरोध परिवर्तन यदि अधिक होता है तो उसका गेज फैक्टर भी अधिक होगा, यानी जितना ज़्यादा डेल्टा आर होगा उतना, भाई डेल्टा आर जितना ज़्यादा होगा उतना ही गेज फैक्टर अधिक होगा। ठीक है, तो आप देखिए इसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, हम जो है स्ट्रेन गेज में एक्टिव गेज और डमी गेज का भी प्रयोग करते हैं। जो डमी गेज है, डमी गेज का इसलिए प्रयोग करते हैं, अगर तापमान में परिवर्तन होता है तो उसका मेज़रमेंट यानी मापन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये जो व्हीटस्टोन सर्किट ब्रिज है उसमें एक विक्षेप इंडिकेटर लगा होता है, उसे सीधे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में अंकित कर दिया जाता है, जिससे हमें जो बल निकालना है, हमें जो प्रतिबल निकालना है या दाब निकालना है, हम सीधे ही उसको माप सकते हैं। यानी जो हमें फोर्स मेजर करना है, जो हमें स्ट्रेस मेजर करनी है, जो हमें प्रेशर मेजर करता है, उसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। एडवांटेज क्या क्या है इसके देख लीजिए। एडवांटेज है इसके, इसको लगाना व उपयोग करना काफ़ी सरल होता है। स्ट्रेन गेज को लगाना व उपयोग करना काफ़ी सरल होता है। स्ट्रेन गेज काफ़ी मजबूत होता है। स्ट्रेन गेज का रेखीय व हिस्टैरिसीस करैक्टरिस्टिक्स अभिलक्षण उत्तम होता है। हिस्टैरिसीस करैक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको सिंपल ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया और फिर उस पॉइंट से वापस उसी पॉइंट पर जो आ रहा है वो सेम पाथ से अगर नहीं आ रहा, तो जितना ज़्यादा वो बीच में एरिया होगा उतना ज़्यादा हिस्टैरिसीस लॉस ज़्यादा होगा। इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है, इसमें कम होता है और इसका हिस्टैरिसीस करैक्टरिस्टिक्स जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो इसकी कीमत काफ़ी कम होती है, कॉस्ट काफ़ी कम होती है। इसमें एक से अधिक दिशा में एक साथ मापा जा सकता है। झटकों व कंपनों को सहने के लिए ये अपेक्षाकृत कम सेंसिबल होते हैं, सुग्राही होते हैं। यानी प्रत्यावर्ती धारा संयोजन में यह 100 किलो हर्ट्ज आवृत्ति तक के परिवर्तन को मापने में यह काफ़ी सक्षम है। ठीक है, तो बाकी ये मैंने आप सबको बता ही दिया है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ये मैंने बताया ना एक्टिव और डमी गेज का यूज़, तो डमी गेज का बता ही दिया मैंने आपको क्या है। अगर तापमान में परिवर्तन होता है तो तापमान में जो परिवर्तन होता है तो उसका मापन पे कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए हम इसको डमी गेज को लगा देते हैं। डमी गेज मतलब इसका कोई रोल नहीं होता, केवल एक्टिव गेज से ही हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये हमारा फाइनल डायग्राम था इसका। ठीक है, ये देखिए कैंटिलीवर बीम का जो एग्जांपल दिया था मैंने। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे सिंपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा आपको। आशा करता हूँ बहुत आसान से आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक। तो फाइनली हम जो है इसको मैं अब फिनिश कर रहा हूँ टॉपिक को, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको सब्सक्राइब, ताकि मुझे और बना सकूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही मैं बनाऊँगा, वरना नहीं। तो आप मुझको सब्सक्राइब करते रहिए। चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियर। मैं टॉपिक एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे। थैंक यू।